देखो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, लिखता क्या है, अकाउंटिंग डील्स विद द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच आर मॉनेटरी इन नेचर। In other words, the transactions which cannot be measured and expressed in terms of money cannot be recorded in accounting. देखो हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, उसमें हम लोग पढ़े थे मनी मेजरमेंट एजम्पशन। तो मनी मेजरमेंट एजम्पशन क्या कहता है कि अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसको मनी में हम लोग मेजर नहीं कर सकते उसको हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन कौन सा, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता है उसको तो हम लोग अकाउंट्स में लिखते ही नहीं है, इसलिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इट इज नेसेसरी दैट दीज ट्रांजैक्शंस आर एविडेंस्ड बाय एन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, पे इन स्लिप, चेकबुक, पासबुक etc। थोड़ा समझना, लिखता है कि हम लोग एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट देखते हैं। जैसे पहला कैश मेमो, अगर कुछ खरीदते हैं, मान लो मशीन खरीदे, फर्नीचर खरीदे तो एक कैश मेमो मिलता है। गुड्स खरीदते हैं तो परचेज इनवॉइस होता है। गुड्स बेचते हैं तो हम लोग का सेल्स इनवॉइस होता है। पे इन स्लिप, जब बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं तो एक फॉर्म भरते हैं, उसको पे इन स्लिप बोलते हैं, उसका आधा हिस्सा बैंक आपको दे देता है। चेकबुक होता है, जब हम लोग किसी को चेक काटते हैं तो उसमें लिखते हैं एक साइड में किसको दे रहे हैं, तो उससे हम लोगों को पता चलता है। पासबुक होता है, जो बैंक का ट्रांजैक्शंस होता है वो बैंक रिकॉर्ड करता है, वो पासबुक में रिकॉर्ड करता है। तो ये सब ट्रांजैक्शंस को देखकर हम लोग पहचानते हैं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या क्या है। अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये सब हम लोग का एविडेंस प्रोवाइड करता है उन सब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, फिर है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। देखो यहां ध्यान से समझना, हम लोग जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उसके पहले उसका वाउचर्स बनाते हैं। लिखता ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स। यानी जब हम लोग को सारा सोर्स डॉक्यूमेंट हम लोग के पास जमा हो जाता है ट्रांजैक्शंस का, कैश मेमो है, गुड्स खरीदे उसका परचेज इनवॉइस है, गुड्स बेचे उसका सेल्स इनवॉइस है, तो फिर हम लोग एक वाउचर्स में सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं। लिखता है एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी जब वाउचर्स हो जाता है, हम लोग का सारा बना लेते हैं वाउचर्स, उसके बाद हम लोग उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स। लिखता है वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स इन देयर ओन नेम्स। A separate voucher is prepared for each transaction and it specifies the accounts to be debited and credited। यानी हम लोग वाउचर में ही लिख लेते हैं कौन से अकाउंट को डेबिट करना और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना, फिर उसके आधार पे हम लोग जर्नल बनाते हैं। लिखता है सोर्स डॉक्यूमेंट इज जनरली अटैच टू द वाउचर। और जो हम लोग का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कैश मेमो होता है, परचेज इनवॉइस होता है, वो सबको वाउचर के साथ अटैच कर देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लो, किसी से गुड्स खरीदे तो उससे हमको इनवॉइस मिला, अब उस गुड्स खरीदने का जो हम वाउचर बनाएंगे अपने यहाँ, उसके साथ वो बिल को हम लोग पिनअप कर लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो कि ये ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो रहा है, यानी ये जो वाउचर में हम लोग रिकॉर्डिंग किए हैं, बाद में जर्नल बनेगा तो उस कहाँ से उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, तो उसके लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो सोर्स डॉक्यूमेंट हम लोग उसके साथ अटैच कर लेते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ सोर्स डॉक्यूमेंट हम लोग पास नहीं होता है, जैसे किसी को सैलरी दिए, वेजेस दिए, तो उसका तो कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होता नहीं है, तो हम लोग जिसको सैलरी देते हैं उससे वाउचर में साइन करा लेते हैं और वो वाउचर ही वहां पे हम लोग का सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है। ठीक है, लिखता है समटाइम्स वाउचर्स आर ऑल्सो सर्व एज सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज इन केस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। छोटा मोटा खर्च हम लोग करते हैं तो वहां भी हम लोग को कोई रसीद या बिल तो मिलता नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग वाउचर को ही अपना सोर्स डॉक्यूमेंट मानते हैं। लिखता वाउचर्स विच आर यूजुअली अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो वाउचर्स होता है उसको डेट वाइज अरेंज करते हैं ताकि जर्नल में हम लोग क्रोनोलॉजिकली लिख सके, डेट वाइज लिख सके, एंड सीरियली नंबर्ड, और उसका सीरियल नंबर भी देते हैं, और एक सेपरेट फाइल बनाते हैं सारे वाउचर्स का हम लोग। ठीक है, परचेज वाउचर्स का अलग फाइल, सेल्स वाउचर्स का अलग फाइल। फिर जब वाउचर्स हम लोग का बन जाता है उसके बाद हम लोग उसको ओरिजिनल एंट्री करते हैं बुक्स में, जिसको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, तो छोटे छोटे जो फर्म्स होते हैं वहां तो सिर्फ जर्नल होता है,
जहाँ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है वहाँ सिर्फ जर्नल होता है, वही ओरिजिनल एंट्री होता है। लेकिन जो बड़े फर्म्स होते हैं वहाँ पे जर्नल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो लोग जर्नल नहीं करते हैं। क्या करते हैं, तो वहाँ कुछ बुक्स बनाते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे सब्सिडियरी बुक्स में, या आप आगे पढ़ेंगे सब्सिडियरी बुक्स में, परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। तो ये सब है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, जहाँ जो बड़े फर्म होते हैं, जहाँ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ हम लोग कैश बुक और सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं, और जो कैश बुक और सब्सिडियरी बुक में नहीं जाता है सिर्फ उसका जर्नल करते हैं, जिसको जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। तो वही यहाँ लिखा है, लिखता है द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ वाउचर और अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Journal is one of the books of original entry in which transactions are recorded in chronological order, मतलब डेट वाइज लिखते हैं according to the principles of double entry system, यानी एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। When the size of business is a small one, it may be possible to record all the transaction in the journal, but when the size of the business grows and the number of transactions is very large, journal is subdivided into a number of books called sub-journals or subsidiary books or sub-special journals. For example, all transactions relating to receipts and payment of cash are recorded in cash book. All transactions relating to credit purchase in purchase book, credit sales in sales book and so on. ठीक है, फिर जब जर्नल बनता है उसके बाद हम लोग हर एक आइटम का अपना लेजर बनाते हैं। ठीक है, लेजर बनाते हैं, इसमें हर एक आइटम का, जैसे वेजेस दिए तो वेजेस का लेजर, सैलरी दिए तो सैलरी का लेजर, परचेज का लेजर, गुड्स उधार खरीदते हैं, राम से उधार खरीदे राम का लेजर, श्याम से उधार खरीदे श्याम का लेजर, सबका लेजर, सैलरी, रेंट, जितना खर्चा है, जितना फायदा है, सबका अलग अलग लेजर पोस्टिंग होता है, लेजर का अलग अलग सबका लेजर बनाया जाता है, वो जर्नल के आधार पे बनता है। उसके बाद होता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेजर जब बन जाता है तो हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फिर उस ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसको आप अभी याद कर लेना, क्योंकि ये सब चैप्टर्स आप अभी पढ़े नहीं है। जब ये सब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये सबका आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना। अब देखो दूसरा टॉपिक हम लोग का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो तरह का बेसिस हम लोग को पढ़ना है। पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। एक्रूअल प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे कि जब भी कोई हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग फायदा और नुकसान जो मानते हैं उसके लिए पैसा पे ध्यान नहीं देना होता है। यानी कैश का इनफ्लो हुआ कि नहीं हुआ या आउटफ्लो हुआ कि नहीं हुआ, उससे मतलब नहीं होता एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है इनकम्स को उस दिन रिकॉर्ड करना चाहिए जिस दिन हम लोग का ट्रांजेक्शन हो गया। जैसे एग्जांपल लो कि हम आपको मार्च के महीने में अगर पढ़ाए हैं और आप उसका फीस हमको अप्रैल के महीने में दे रहे हैं, तो वो इनकम हम लोग मार्च का मानते हैं। ठीक है, भले पैसा हमको अप्रैल में मिला लेकिन वो इनकम मार्च का है। यही है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसी तरह सारे खर्च के लिए भी हम लोग करते हैं कि अगर हम लोग सैलरी दे रहे हैं मान लो पिछले साल का इस साल, तो वो सैलरी पिछले साल का ही माना जाएगा, भले पैसा हम लोग इस साल दे रहे हैं। ठीक है, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है नहीं, जिस दिन पैसा दिए उस दिन का इनकम और उस दिन का खर्चा मानो। पढ़ते हैं, लिखता अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। Similarly, expenses are recorded only when they are paid in cash. In other words, credit transactions are not recorded at all and are ignored till cash is actually received or paid for them. Thus, profit is merely the excess of actual cash receipts in respect of sale of goods and other incomes over actual payment in respect of purchase of goods, expenses on wages, salary, rent, etc. Income or profit is calculated with the help of receipt and payment account, यानी receipt and payment account कैश बुक की तरह बनाते हैं। उसमें एक तरफ लिखते हैं कितना पैसा आया, दूसरे तरफ लिखते हैं कितना पैसा गया, और फिर माइनस करके जो आता है बचता है उसी को हम लोग प्रॉफिट बोल देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। तो इस टाइप का अकाउंट सिर्फ प्रोफेशनल्स लोग मेंटेन करते हैं, ये एक्चुअल में ज़्यादा प्रिवेल नहीं करता है। हम लोग को एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, इसीलिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं और इसको हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मानते हैं। देखो लिखता क्या है, अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और अक्रूड इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। एग्जाम्पल, सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड। यानी आप उधार बेचते हैं तो भी उसको अपना इनकम मान लेते हैं,
उसी दिन भले पैसा अभी आया चाहे नहीं आया, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कमिट तो किया, गुड्स खरीद लिया, यानी वो कमिट कर दिया कि आपको पैसा देगा, तो पैसा देगा तो उसको हम लोग अभी इनकम मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह हम किसी से उधार खरीदते हैं तो उसको भी अपना खर्च मान लेते हैं, भले अभी हम लोग उसको पैसा नहीं दिए। ठीक है, लिखता है पढ़ो, हेंस इन एक्रूअल बेसिस प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड इज द रिजल्ट ऑफ मैचिंग ऑफ द रिवेन्यूज अर्न एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। यानी जितना हम लोग रिवेन्यू अर्न किए, चाहे पैसा मिला चाहे नहीं मिला, सबको रिवेन्यू मानते हैं। जो गुड्स बेच दिए वो रिवेन्यू है, पैसा मैटर नहीं करता है। और उसी तरह सारा खर्च भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पैसा दिए चाहे नहीं दिए मैटर नहीं है। अगर देना था, इलेक्ट्रिसिटी इस महीने का देना है या बोलो इस साल का देना है, रेंट इस साल का देना है तो इसी साल का है, भले अभी तक पैसा नहीं दिए। तो इस तरह से सारा एक तरफ हम लोग रिवेन्यूज लिख लेते हैं कि कितना पैसा हम लोग को मिलना चाहिए था, दूसरी तरफ खर्च लिख लेते हैं कितना पैसा देना चाहिए था, और फिर उसको मैच करके हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और यही एक्सेप्टेबल है हर जगह। देखो लिखता है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इससे ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है डिफरेंस करने के लिए कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में। देखो लिखता क्या है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का डिफरेंस लिखता, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश बेसिस में सिर्फ हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। लिखता, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स, यानी इनकम कब मानेंगे, तो कैश बेसिस में जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन इनकम मानते हैं, एक्रूअल बेसिस में जिस दिन हम लोग का ट्रांजेक्शन हो जाता है उसी दिन में इनकम मान लेते हैं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लिखता, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस, इसके लिए भी सेम बात, कैश बेसिस में जब पैसा देते हैं तब एक्सपेंस मानते हैं, एक्रूअल बेसिस में जिस पीरियड का वो होता है उस समय का मानते हैं, पैसा अभी दिए चाहे नहीं दिए मतलब नहीं है। ठीक है, फिर ये पॉइंट देखो बहुत अच्छा है, लीगल पोजीशन। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करता कंपनीज एक्ट में, लेकिन एक्रूअल बेसिस को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, एसर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, तो कैश बेसिस में सही प्रॉफिट हम लोग का नहीं निकलता क्योंकि इसमें हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक्रूअल बेसिस में हम लोग का सही प्रॉफिट कैलकुलेट हो पाता है। सुटेबिलिटी के लिए लिखता है, ये देखो डॉक्टर्स, लॉयर्स इस तरह से कर सकते हैं अपना अकाउंटिंग कैश बेसिस पे, बाकी बिजनेस एंटरप्राइज जितने भी होते हैं वो सब हमेशा एक्रूअल बेसिस पे ही फॉलो करते हैं। ठीक है, एक होता है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये लोग को ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कैश बेसिस उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है। हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि आप अपने खर्च को एक्रूअल बेसिस में ले लीजिए और इनकम्स को कैश बेसिस में ले लीजिए। यानी आप मान लो कोई डॉक्टर है, वो पेशेंट को चेक किया और पेशेंट उसको पैसा नहीं दिया अभी, तो वो अपना इनकम उसको नहीं मानेगा क्योंकि कैश नहीं आया। तो इनकम वो तब मानेगा जब उसको कैश मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन खर्च वो अपना मान लेगा चाहे पैसा नहीं दिया। जैसे रेंट वो नहीं दिया तो उसको रेंट तो देना है, तो वो खर्च अपना मान लेगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया तो इलेक्ट्रिसिटी तो देना है, तो उसको भी खर्च मान लेगा। बिल आ गया इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब वो खर्च हो गया। पैसा अभी भले नहीं दिए, मंथ पूरा हो गया तो रेंट तो देना है, पैसा भले नहीं दिए, तो खर्च जो हो गया उसको मान लेगा, भले पैसा नहीं दिए, लेकिन जब तक वो पेशेंट उसको फीस नहीं देगा तब तक वो उसको इनकम नहीं मानेगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स को हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना चाहिए, तो इसको भी आप देख लीजिए। स्टूडेंट का ये डाउट आया था कि आप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए, तो देखो सबसे पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, यानी कि अकाउंट्स का कैसा क्वालिटीज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी, रिलायबल मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, और किसी चीज पे भरोसा तब कर सकते हैं जब उसको वेरीफाई कर सकते। नहीं, जिस चीज को वेरीफाई किया जा सकता है उस पर भरोसा होता है। इसीलिए अकाउंट्स जो बनाते हैं उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आप जो भी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए, तो वो वेरीफाइबल होता है, इसलिए वो रिलायबल होता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे ही अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए, पहले वाउचर्स में, उसके बाद जर्नल्स में। ठीक है, तभी वो रिलायबल बन पाएगा। दूसरा है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है, देखो अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होना चाहिए। जो पार्टी उसको यूज कर रहे हैं, जो पार्टीज इंटरेस्टेड है इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो आपके बिजनेस के अकाउंट्स को देखते हैं, जैसे मान लो ओनर होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, तो उनके लिए वो अकाउंट्स रेलेवेंट होना चाहिए। जो उनको देखना है वो उसमें होना चाहिए।
इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन बिना मतलब का भर के अकाउंट्स को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। इममटीरियल बातों से अकाउंट्स को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। जैसे चाय का खर्च हुआ, छोटा मोटा खर्च हुआ, ये सब अगर आप अलग अलग से रिकॉर्ड करेंगे तो अकाउंट्स बहुत बल्की हो जाएगा। तो बल्की नहीं करना आपको, और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से दिखाना है ताकि जो अकाउंटिंग यूजर्स है उसको आराम से देख पाएं और समझ पाएं और ओवरबर्डन नहीं लगे। देखो लिखता है अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे एग्जांपल लो, हमारा 50 डेटर है, एक बिजनेस का 50 डेटर होगा, तो हर डेटर का नाम अलग से लिखने का बैलेंस शीट में जरूरत नहीं है, जबकि सारे डेटर को जोड़ के एक बार में सन्ड्री डेटर के नाम से हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह सेम बात होता है क्रेडिटर के लिए। हमारा बहुत सारा क्रेडिटर होता है तो सबको जोड़ के एक बार में हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से लिख लेंगे। तो इस तरह से करके हम लोग अपना अकाउंटिंग को ओवरबर्डन नहीं करते हैं। ठीक है, सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी तो हम लोग बहुत सारे स्टाफ्स को देते हैं, सबको जोड़ के एक बार में हम लोग सैलरी का हेड में ट्रायल बैलेंस में भेजते हैं। ठीक है, सबका नाम नहीं लिखते हैं अलग अलग कि इसको सैलरी दी उसको सैलरी दी, नरेशन में लिख लेते हैं, लेकिन सैलरी हम लोग देते हैं तो सैलरी लिखते हैं। इसके बाद है देखो अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है समझ में आना चाहिए। तो ये तो किसी भी चीज का क्वालिटी होना चाहिए कि वो समझ में आना चाहिए। समझ में ही नहीं आया तो फायदा क्या बनाने का। ठीक है, उसके बाद है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होना चाहिए। अगर वो कंपेरेबल नहीं है, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अकाउंट्स ही कंपेयर होता है। अकाउंट्स में दो तरह का कंपैरिजन होता है। एक होता है हम लोग का इंटर फर्म कंपैरिजन और दूसरा होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन में हम लोग दो फर्म के अकाउंट्स को कंपेयर करते हैं, और इंट्रा फर्म कंपैरिजन में अपने ही अकाउंट्स के 2 साल के अकाउंट्स को कंपेयर करते हैं, अपने ही बिजनेस के 2 साल के अकाउंट्स को, उसको कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है, उसके बाद लिखता है फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी सब सही होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी सही दिखाना चाहिए, तो सही होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, कुछ कंसील नहीं करना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग अकाउंट्स नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं फेथफुल प्रेजेंटेशन।